सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके पूरे इंग्लिश सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं, यानी कि आज इस वीडियो में आप पूरा इंग्लिश पढ़ लोगे। बहुत ही अच्छे से मैं सभी टॉपिक्स को पढ़ाने वाली हूँ और सभी टॉपिक्स को अच्छे से आप लोग यहाँ पर पढ़िएगा, सभी टॉपिक्स को समझिएगा और कोई भी टॉपिक आज यहाँ पर बचने नहीं पाएगा। हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से ऑलरेडी आपको पता है कि आपके फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास आप लोगों का, थर्ड पेपर साइंस, फिफ्थ पेपर आप लोगों का सामाजिक अध्ययन, इसके अलावा हिंदी, सभी विषयों को हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। एक ही वीडियो में हर एक विषय का आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को देखिएगा, आपको बहुत बहुत फायदा होगा। तो इसी तरीके से आज यहाँ पर हम पूरे इंग्लिश विषय को आज इस इंग्लिश की वीडियो में कंप्लीटली पढ़ेंगे और आपके एग्जाम से पहले आप लोगों के सभी विषयों की तैयारी इतनी अच्छी हो जाए कि आप लोगों के मन में जो भी थोड़ा बहुत भय है वो दूर हो जाए। तो आज इंग्लिश की क्लास लेने के बाद आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि हाँ, आप लोग की इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं और सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए अच्छे से पढ़ते हुए हम चलेंगे। और दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करिए, अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर भी आपको लगे आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो की जरूरत है, प्लीज आप शेयर कर दिया करें, क्योंकि आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत हो रही है, आप ही लोगों के लिए हाथ से लिख करके नोट्स बना रहे हैं, आप ही लोगों के लिए समय निकाल रहे हैं। तो अगर आप लोग अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक इन वीडियोस को नहीं पहुंचाओगे तो फिर इनके बनाने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को शेयर कर दिया करें। तो चलिए हम टीचिंग मेथड सबसे पहले पढ़ेंगे। आपको पता है कि आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में सबसे पहले टीचिंग मेथड्स ही आते हैं। तो टीचिंग मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे, किसकी खोज किसने की और इसमें यूनिट क्या होती है, डायरेक्ट मेथड में, बाइलिंगुअल मेथड में, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में या फिर डॉक्टर वेस्ट मेथड में, इन सभी में क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या डीमेरिट्स है। मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है कि क्या मेरिट है, क्या डीमेरिट है, यानी कि अगर डायरेक्ट मेथड को हम ले तो इसकी अच्छाइयां क्या है, यानी कि मेरिट क्या है और बुराइयां क्या है या कमियां क्या है, डीमेरिट्स क्या है, यही बार बार एग्जाम में पूछता है और इसका खोज किसने किया। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड हम पढ़ेंगे। डायरेक्ट मेथड की ओरिजिन, यानी कि इसका जन्म कहाँ से हुआ है, फ्रांस से हुआ है और यहाँ पर आप देखिए इसका प्रिंसिपल कहाँ का है, जर्मनी का है। अब यहाँ पर देखिए इसका एम क्या है, इंग्लिश टू इंग्लिश, यानी कि ये इंग्लिश टू, इसीलिए तो इसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं। इंग्लिश को सीखने का डायरेक्ट मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी का अपने मदर टंग का हम कहीं यूज ही नहीं करते हैं। और इसका जो यूनिट होता है, यूनिट सेंटेंस होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आपका डायरेक्ट मेथड है इसका जो यूनिट होता है वो सेंटेंस होता है। इसका मेथड क्या है, इंडक्टिव मेथड है। अब यहाँ पर देखिए मेन फोकस किस पर होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, स्पीकिंग और लिसनिंग पर, यानी कि बोलने पर और सुनने पर, सुनने और बोलने पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड होता क्या है, चलिए यहाँ पर अब देखते हैं। डायरेक्ट मेथड इज अ नेचुरल मेथड बिकॉज टीचर टीचेस इंग्लिश टू इंग्लिश, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई कहानी लिखी हुई है इंग्लिश में, कोई भी चीज लिखी हुई है तो टीचर उसको इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ाते हैं और किसी भाषा का यूज वो करते ही नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में ही उस वर्ड का मीनिंग भी बताएंगे तो इंग्लिश में ही बताएंगे और उसको आपको इंग्लिश में ही समझाएंगे। एक भी वर्ड किसी और भाषा का नहीं यूज होगा। डायरेक्ट मेथड में टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश की ही बात होगी, ये बात आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। अब यहाँ पर आप देखिए बेस्ड ऑन एजम्पशंस, यानी कि ये एजम्पशंस पर बेस होता है और इट डेवलप्ड एज अ रिएक्शंस टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि ये जो है ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के रिएक्शंस पर ही डेवलप हुआ है। लेकिन ये जो है ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से बहुत डिफरेंट है। अभी मैं आपको जब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि ये जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, ये बहुत ही अलग है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से, क्योंकि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है उसमें तो आप मदर टंग का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें केवल और केवल इंग्लिश टू इंग्लिश ही आपको पढ़ना है। इसीलिए यहाँ पर आप देखिए डायरेक्ट मेथड को हम नेचुरल मेथड कहते हैं। नेचुरल मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल और केवल इंग्लिश का ही प्रयोग होता है, हिंदी का प्रयोग नहीं होता है। अब इसके मेरिट क्या है, यही एग्जाम में पूछता है, यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको पढ़ना है। मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है। तो मेरिट ऑफ डायरेक्ट मेथड में
इन फ्रंट ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट, यानी कि ये क्या है, ये बहुत ही खर्चीला मेथड है। क्यों खर्चीला है? क्योंकि इसमें जिस टॉपिक के बारे में आप पढ़ा रहे हो उसको आपको बच्चों के सामने ला करके दिखाना भी है उस टॉपिक को। ठीक है, तो अगर आप बच्चों को किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उसको आपको अपने क्लास में उस चीज को लाना है। अगर आप किसी पेड़ के बारे में पढ़ा रहे हैं या किसी पौधे के बारे में, तुलसी के पौधे के बारे में पढ़ा रहे हैं मान लीजिए क्लास में, तो तुलसी का पौधा गमले में लगा करके आपको उसको क्लास में लेकर के आना, बच्चों को दिखाना है क्यों इसे हम हॉली ट्री कहते हैं, इसकी क्या क्या इसमें औषधि गुण होते हैं इस पौधे में। तो उसको आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, लेकिन आपको फ्रंट में भी उस पौधे को ला करके क्लास में रखना होगा। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए इन फ्रंट ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी टॉपिक आप पढ़ाओगे उसका आपको वहां पर बच्चों को सब्जेक्ट को दिखाना भी होगा। इसके बाद देखिए हार्ड वर्क फॉर एक्सप्लेनेशन, यानी कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों को। क्योंकि आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही बच्चों को सारी चीजें पढ़ा रहे हो, तो आपको कोशिश यही करनी है कि बच्चा अच्छे से आपकी बातों को समझे। आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग द लेक्चर, यानी कि यहाँ पर एक अच्छी बात है कि बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेक्चर के समय में अगर कहीं भी कोई भी डाउट है। और इसके बाद जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज, यानी कि क्वेश्चन आंसर भी बच्चों को कराया जाता है। इसके बाद फुल ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि ये जो मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, ये फुल ऑफ एक्टिविटीज इसमें ढेर सारी कराई जाती है, बच्चे एक्टिव होते हैं। इसके बाद डिक्टेंशन का मतलब आपको पता है इमला बोलना या श्रुतलेख। तो डिक्टेंशन, रीडिंग अलाउड, स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन, यानी कि यहाँ पर आप देखिए डिक्टेंशन, रीडिंग, ये सब चीजें अलाउड होती हैं पढ़ना श्रुतलेख क्लास में। और स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन, यानी कि बच्चे खुद पढ़ करके अपना सही भी कर लेते हैं उनको जहां पर गलती लगती है। ग्रामर टॉट यूज नॉट बाय रूल्स, यानी कि ग्रामर यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग नहीं सिखाया जाता। जैसे कि अगर मैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात करूं, जिस मेथड से हम लोग पढ़ के आए हैं, तो ऐसे बच्चे, आपको पता है कि हमारे स्कूल में इंग्लिश तो हम पढ़ते ही थे, साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर की भी अलग बुक हम पढ़ते थे। तो इसका मतलब हम लोगों ने जो पढ़ाई की है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से की है। और यहाँ पर ये जो डायरेक्ट मेथड है इसमें आप देखिए इसमें ग्रामर की कोई बुक ही नहीं होती है, यानी कि इसमें ग्रामर कोई रूल, मतलब ग्रामर की रूल अलग से नहीं बताया जाता है। जो क्लास में बच्चे ने सीख लिया वही सीख लिया, उसको अलग से ग्रामर के रूल्स नहीं बताए जाते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर आप देखिए, ये मेरिट हो गए डायरेक्ट मेथड के। अब डीमेरिट क्या है, कमियां क्या है, एग्जाम में ये भी पूछता है। तो कमियां क्या है, क्योंकि रीडिंग और राइटिंग पर फोकस नहीं किया जाता है, खाली और खाली किस पर, स्पीकिंग पर, बच्चे को बोलने आए, बस सुने और बोले, बच्चा सुने और बोले। क्योंकि रीडिंग और राइटिंग भी तो जरूरी है किसी भाषा को सीखने के लिए, आपको उसको पढ़ने भी आना चाहिए, लिखने भी आना चाहिए, केवल बोलने नहीं। तो इसलिए यहाँ पर इस पर फोकस नहीं किया था, तो इसीलिए ये इसका क्या हो गया, डीमेरिट हो गया, यानी कि इसकी कमी हो गई। एक्सपेंसिव बहुत है, जिस भी चैप्टर के बारे में, जिस भी टॉपिक के बारे में आप पढ़ाओगे उसका आपको ऑब्जेक्ट लाकर क्लास में रखना होगा। तो एक्सपेंसिव भी मतलब महंगा भी है, टाइम टेकिंग भी है, क्योंकि आपको उस चैप्टर को पढ़ाने से पहले, टॉपिक को पढ़ाने से पहले आपको उस ऑब्जेक्ट के बारे में भी सोचना पड़ता है, उसको भी क्लास में लेकर के आना है, बच्चों को दिखाना है, तो टाइम भी इसमें लगता है। और ओवर क्राउडेड क्लासेस आर नॉट अलाउड, यानी कि ओवर क्राउडेड क्लासेस का मतलब समझिए दोस्तों कि ये जो डायरेक्ट मेथड है इसमें बहुत सारे बच्चों को एक साथ नहीं पढ़ाया जा सकता है, मतलब कि बहुत कम बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा सकता है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट क्यों होता है, क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश ही सारी बातें टीचर पढ़ाते हैं, और जिन बच्चों को थोड़ी भी दिक्कत होती है उस भाषा में, वो उस भाषा को सीख ही नहीं पाते हैं। भाई जब आप सब इंग्लिश टू इंग्लिश बोलोगे और किसी बच्चे को इंग्लिश में नहीं सारी चीजें समझ में आ रही हैं, तो वो उस बच्चे को तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा इस मेथड से पढ़ाने पर। इसके बाद है दिस मेथड इज नॉट अपॉइंटेड इन इंडियन स्कूल, इसीलिए हमारे इंडियन स्कूलों में इस मेथड को अलाउ नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में बच्चे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो फिर इंग्लिश को अगर केवल आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही सिखाओगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे। इसीलिए इंडिया में यहाँ पर देखिए ये अलाउ ही नहीं किया गया है। ईच स्टूडेंट नॉट सेटिस्फाइड, सभी स्टूडेंट सेटिस्फाई हो भी कैसे सकते हैं, क्योंकि सारे बच्चे तो एक समान होते नहीं है क्लास में। तो ये इसकी कुछ डीमेरिट है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको पूरा समझ में आया होगा।
अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसी विधि से आप लोगों ने पढ़ाई की है। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है। तो इसे हम ओल्डेस्ट मेथड कहते हैं, सबसे पुराना मेथड। इसे क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, इसे ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, और ये बहुत ही पॉपुलर है कहाँ, हमारे इंडिया में। ठीक है, तो इसका इतने सारे नाम है, सभी को याद रखना है आपको। उसके बाद टीचिंग यूनिट क्या है? टीचिंग यूनिट वर्ड है। क्यों वर्ड है, मैं आपको बताती हूँ कि जब टीचर मान लीजिए इंग्लिश में कोई भी कहानी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई भी कहानी पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताएंगे। जैसे दिस इज अ काऊ लिखा हुआ है, तो दिस का मतलब बताएंगे, इज का मतलब बताएंगे, ए का भी मतलब बताएंगे, और काऊ का भी मतलब बताएंगे। वो सभी का अर्थ बताएंगे, एक एक वर्ड का अर्थ बताएंगे। इसीलिए टीचिंग यूनिट क्या है, इसका वर्ड है। जबकि आपने डायरेक्ट मेथड में क्या देखा था, टीचिंग यूनिट सेंटेंस था। अब देखिए, टीचर रीड्स एवरी सेंटेंस एंड ट्रांसलेट एवरी सेंटेंस इनटू मदर टंग थ्रू वर्ड बाय वर्ड, यानी कि हर एक शब्द की मीनिंग बताई जाती है। हर एक सेंटेंस के हर एक शब्द की मीनिंग टीचर बताते चलते हैं बच्चों को, ताकि बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता चले। यही है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। और हम लोगों ने क्या इसी तरीके से इंग्लिश पढ़ी है कि हम लोगों को टीचर पढ़ाते थे और वर्ड टू वर्ड हर वर्ड की मीनिंग बताते हुए चलते थे। अब देखिए, टारगेट लैंग्वेज लर्न्ड बाय मदर टंग, यानी कि जो लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, जैसे मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज हम सीख रहे हैं अपने मदर टंग, अपनी हिंदी भाषा, अपनी हिंदी मातृभाषा की सहायता से हम दूसरी भाषा या इंग्लिश भाषा को सीख रहे हैं, तो इंग्लिश भाषा हो गई टारगेट लैंग्वेज, और जो हमारी मातृभाषा मदर टंग है वो हमारी हिंदी भाषा हो गई। तो हिंदी भाषा की मदद से हम इंग्लिश भाषा को सीख रहे हैं, तो इंग्लिश भाषा हमारी टारगेट लैंग्वेज, यानी कि टारगेट क्या हमारा इंग्लिश सीखना, तो इसीलिए हमने इसको टारगेट लैंग्वेज कह दिया इंग्लिश को। तो टारगेट लैंग्वेज को हम कैसे सीखेंगे, अपनी मदर टंग की सहायता से, यानी कि अपने हिंदी भाषा की सहायता से। अब देखिए, मेजर फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। आप लोगों को अच्छे से पता है कि हम लोगों को इंग्लिश पढ़ने पर बहुत फोकस किया जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, कि हमको इंग्लिश पढ़ने आए और इंग्लिश लिखने आए। अब देखिए, मेथड नोन टू अननोन, यानी कि इसमें जो मेथड का प्रयोग किया जाता है वो नोन टू अननोन, यानी कि जो हमें पता है। जैसे हिंदी भाषा हमें पता है, तो हम हिंदी भाषा की सहायता से, अपने मदर टंग की सहायता से हम इंग्लिश भाषा को सीखेंगे। यानी कि आगमन से निगमन विधि का प्रयोग करते हैं हम इस मेथड में। किसमें? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। फोकस ऑन द रूल्स ऑफ द ग्रामर। आप लोगों को अभी मैंने बताया कि हम लोगों को स्कूल में इंग्लिश ग्रामर की बुक अलग से पढ़नी होती थी। अभी यहाँ पर भी आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर भी आपको ग्रामर के रूल्स अलग से, आपके सिलेबस में भी अलग से दिए हुए हैं। नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, एक्टिव, पैसिव, ये सभी चीजें दी गई हैं। क्यों दी गई हैं? क्योंकि आपको इंग्लिश को बाय रूल भी समझना है। तो इसलिए फोकस ऑन द रूल्स ऑफ द ग्रामर, यानी कि ग्रामर के रूल्स पर बहुत फोकस किया जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। अब इसकी मेरिट क्या है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की मेरिट क्या है? हिंदी इज द मदर ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि सारी चीजें बच्चों को हिंदी में बताई जाती हैं। पहले आप इंग्लिश को अच्छे से एक बार सेंटेंस को आपने पढ़ा, उसके बाद वर्ड टू वर्ड हर मीनिंग को आप बच्चों को हिंदी में बताओगे, और हिंदी में भी उस पूरे सेंटेंस की मीनिंग एक बार फिर बताओगे। तो इस तरीके से जो हिंदी है वो क्या है? मदर ऑफ इंस्ट्रक्शन है। यूजफुल एट द प्राइमरी स्टेज, यानी कि जब प्राइमरी स्टेज में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, क्लास 6, 7th ईयर तक, 9, 10 तक भी ये बहुत उपयोगी है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, टाइम सेविंग, ओवर क्राउडेड क्लास। आपको अच्छे से पता, अगर क्लास में ज्यादा बच्चे भी हैं तो भी जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, इससे आसानी से बच्चे समझ पाएंगे जो भी टीचर पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं टीचर? वर्ड टू वर्ड हर एक वर्ड की मीनिंग हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। एक्यूरेसी, करेक्ट नॉलेज ऑफ ग्रामर, यानी कि इसमें जब कोई भी टीचर अगर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से आप लोगों को इंग्लिश बता रहा है, तो उसकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और उसको इंग्लिश के जो रूल्स हैं, जो ग्रामर के रूल्स हैं, उसकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी वो इंग्लिश भाषा को अच्छे से पढ़ा पाएंगे। अब डीमेरिट क्या है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के? तो देखिए, अनवांटेड मेथड। अनवांटेड मेथड क्यों कहा गया है? क्योंकि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इन चारों में केवल रीडिंग और राइटिंग पर ही ज्यादा फोकस किया जाता है, स्पीकिंग पर नहीं। तो स्पीकिंग क्या हो जाता है? नेग्लेक्ट हो जाता है। यानी कि बच्चे, जैसे आप किसी भी भाषा को सीख रहे हो, आपको उसे पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए। तो अगर आप बोल नहीं पा रहे हो, उस भाषा को बोल ही नहीं पा रहे हो, तो फिर आप किसी से उस भाषा में अच्छे से आप बात ही नहीं कर पाओगे। जैसे
अगर आपने इंग्लिश भाषा को सीख लिया तो उसका उपयोग भी तो करने आना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी डीमेरिट यही है कि स्पीच को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नॉट पॉसिबल, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है, कभी कभी हमें केवल भावार्थ ही समझना होता है, तो ये भी बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये एक डीमेरिट है। ग्रामर बाय रूल्स नॉट बाय यूज, यानी कि ग्रामर केवल और केवल रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों को सिखाया जाता है, यूज में नहीं सिखाया जाता है, यानी कि हम कैसे उसको यूज करें, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे लोग मिलते नहीं है जो हमसे इंग्लिश टू इंग्लिश टॉक करें, या हमारे यहाँ पर्यावरण ऐसा, हमारे यहाँ का आसपास का वातावरण ऐसा नहीं होता है कि सब लोग इंग्लिश में बात करें, तो ऐसा वातावरण ही नहीं मिल पाता, इसीलिए हम केवल और केवल यहाँ पर आप देखिए ग्रामर बाय रूल्स नॉट बाय यूज, यानी कि ग्रामर खाली रूल से हम सीख पाते हैं, उसको हम डेली यूज में नहीं ला पाते। ओनली बुक इज इंग्लिश यूज्ड, खाली बुक की इंग्लिश ही हम सीख पाते हैं और उसी को यूज कर पाते हैं, तो इस तरीके से ये इसके डेमेरिट हो गए। अब इसके बाद हम देखेंगे बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड को इन्वेंट किया था सीजे डॉटसन ने, और ये एग्जाम में कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। तो सीजे डॉटसन क्या है, बाइलिंगुअल मेथड इन्होंने इन्वेंट किया था। सीजे डॉटसन का नाम आप याद रखिएगा, बाइलिंगुअल मेथड सीजे डॉटसन, और इसकी यूनिट क्या है, सेंटेंस है। मेथड इन विच 2 लैंग्वेजेस आर यूज्ड, यानी कि इसमें बाइलिंगुअल का मतलब ये कि 2 लैंग्वेज, क्योंकि आपको पता है बाइलिंगुअल हम कहते हैं किसको है, जिसको 2 लैंग्वेज आती हो। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें 2 लैंग्वेज यूज होती हैं, स्वाभाविक सी बात है, एक मदर टंग होगा और एक टारगेट लैंग्वेज होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि ये जो बाइलिंगुअल मेथड है ये किसका किसका कॉम्बिनेशन है, डायरेक्ट मेथड का और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। मैंने डायरेक्ट मेथड भी आपको पढ़ा दिया और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी पढ़ा दिया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है कौन, बाइलिंगुअल मेथड। अब देखिए यूज्ड बाय ओनली टीचर्स नॉट बाय स्टूडेंट्स, यानी कि बाइलिंगुअल मेथड में क्या होता है, खाली टीचर्स ही यूज करते हैं इसका, बच्चे नहीं। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नॉट डन, यानी कि इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं बताया जाता है, मतलब जैसे लिखा गया है कि काउ इज एन एनिमल, तो यहां पर देखिए सिर्फ और सिर्फ एक मीनिंग बता दी गई। मान लीजिए यहां पर बता दिया गया कि ये क्या है, एक काउ क्या है, एक जानवर है, तो यहाँ पर सिर्फ काउ की मीनिंग अगर बता दी गई कि गाय होता है, बाकी बच्चे को पता है इज का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, एनिमल का मतलब क्या होता है, तो बच्चे को केवल और केवल एक मीनिंग बताई गई। और आपने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या देखा कि काउ की भी मीनिंग, इज की भी मीनिंग, एन की भी मीनिंग, एनिमल की मीनिंग, सबकी मीनिंग बताई गई है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। जबकि बाइलिंगुअल मेथड में सिर्फ और सिर्फ अगर जिस वर्ड की मीनिंग बच्चे को नहीं पता है, सिर्फ उसी वर्ड की मीनिंग बच्चे को बताई जाएगी, तो ये यहाँ पर अंतर हो जाता है। तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता है किसमें, बाइलिंगुअल मेथड में। अब देखिए मदर टंग इज यूज टू क्लियर द मीनिंग, यानी कि इसमें भी मदर टंग का यूज होता है मीनिंग को क्लियर करने के लिए, मीनिंग को बताने के लिए। इसके बाद रूल्स ऑफ ग्रामर आर नॉट टॉट सेपरेटली, यानी कि इसमें भी जो ग्रामर के रूल्स हैं वो सेपरेटली अलग अलग नहीं बताए जाते हैं डायरेक्ट मेथड की तरह। डायरेक्ट मेथड में भी आपने देखा था कि ग्रामर के रूल अलग से नहीं बताए जाते, जो बच्चे को पढ़ा दिया गया वही पढ़ा दिया गया, उसी में बच्चे ने सब सीख लिया। तो ऐसे ही बाइलिंगुअल मेथड में भी बच्चों को अलग से ग्रामर के रूल्स नहीं बताए जाते हैं। इसके अलावा प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस और प्रोडक्ट, इस पर फोकस किया जाता है कि बच्चे की प्रेजेंटेशन अच्छी हो, प्रैक्टिस अच्छे से करे, और जब प्रैक्टिस अच्छे से करेगा तो प्रोडक्ट भी निश्चित रूप से उसका जो रिजल्ट होगा वो भी अच्छा आएगा, बच्चा अच्छे से सीखेगा भाषा को। अब देखिए मेरिट क्या है बाइलिंगुअल मेथड के, मेरिट देखिए टाइम लेबर सेव्ड, एक्यूरेट, लेस कॉस्टली, यानी कि इसमें क्या होता है, टाइम की बचत होती है, मेहनत की बचत होती है, और ये कॉस्टली भी नहीं होता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट मेथड की तरह ऑब्जेक्ट को क्लास में ला करके नहीं दिखाया जाता है। इसके अलावा ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट कंपलसरी, यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स की कोई जरूरत नहीं होती, श्रव्य दृश्य सामग्री की इसमें कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि कंपलसरी नहीं होता है। लिंग्विस्टिक हैबिट फॉर्म्ड हियर, यानी कि यहाँ पर बच्चे बोलने की, उस भाषा को बोलने की हैबिट को डेवलप करते हैं। नॉट नीड अ ट्रेन टीचर, इसमें ट्रेन टीचर की भी आवश्यकता नहीं होती है, किसमें, बाइलिंगुअल मेथड में। स्ट्रेस ऑन स्पीच प्रैक्टिस, यानी कि स्पीच प्रैक्टिस पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा अब यहाँ पर आप देखिए
डीमेरिट क्या है? रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस, लैंग्वेज मिक्स्ड हैबिट, बच्चे लैंग्वेज को मिक्स करने लगते हैं, ये इसकी डीमेरिट है। मतलब कि बच्चे क्या करते हैं ना कि जब बच्चों को दो भाषाएं आ गई हैं तो वो एक भाषा में दूसरी भाषा को मिक्स कर देते हैं। जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम इंग्लिश में बोलने लगते हैं, उसी भाषा वो दूसरी भाषा में भी ऐसे ही हम करते हैं। तो इस तरीके से लैंग्वेज मिक्स होने लगती है बाइलिंगुअल मेथड में। स्टूडेंट पैसिव होते हैं क्योंकि टीचर ही सब कुछ करता है, टीचर ही पढ़ाता है, टीचर ही समझाता है, तो बच्चे केवल चुपचाप सुनते हैं, तो बच्चे पैसिव लर्नर हो जाते हैं। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल स्टेज ओनली। अभी ये एक्सपेरिमेंटल, दिस इज ऑन एक्सपेरिमेंटल स्टेज ओनली, यानी कि ये अभी एक्सपेरिमेंट हो रहा है इसका, अभी ये कहीं पर भी स्टार्ट नहीं हुआ है। मतलब कि केवल और केवल अभी इसका एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अगर एक्सपेरिमेंट में अच्छा होगा तभी इसका प्रयोग बच्चों पर किया जाएगा। इसके बाद है डॉक्टर वेस्ट मेथड। डॉक्टर वेस्ट मेथड किसने दिया था? डॉक्टर MP वेस्ट ने। फोकस किस पर किया गया है? रीडिंग हैबिट डेवलप, यानी कि बच्चों को पढ़ने की जो क्षमता है बच्चों की इंग्लिश भाषा को वो अच्छे से हो पाए। तो देखिए, इंग्लिश प्रमोट्स इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ब्रदरहुड एंड अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन लार्ज अवर विजन, यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये इंटरनेशनल रिलेशंस को, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को अच्छा बनाती है, भाईचारे की भावना का विकास करती है और पूरे विश्व में ये कम्युनिकेशन का एक लार्ज साधन है। मतलब कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा साधन है। तो इस तरीके से जो इंग्लिश भाषा है अगर आपने सीख ली है तो पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी घूम सकते हैं और आपको लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो इंग्लिश लैंग्वेज सबको अच्छे से आनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, रीडिंग इज अ शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग, यानी कि जो रीडिंग है, अगर रीडिंग करने आपको आ गया है तो इस तरीके से आप उस भाषा को अच्छे से सीख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सेल्फ एजुकेशन की बात की गई है, खुद को पढ़ाने की, खुद को शिक्षित करने की बात की गई है इस मेथड में। टाइप ऑफ रीडिंग एबिलिटी, ओरल एंड साइलेंट, आपको अच्छे से पता है हिंदी में भी यही होता है। जो वाचन होता है वो दो प्रकार का होता है, सस्वर वाचन और मौन वाचन। तो वही चीज यहाँ पर भी है, ओरल एंड साइलेंट रीडिंग। तो अब यहाँ पर आप देखिए मेरिट क्या क्या है डॉक्टर वेस्ट मेथड के। इट प्रमोट रीडिंग, यानी कि ये रीडिंग पर ध्यान देता है, पढ़ने पर। डेवलप रीडिंग हैबिट, वही चीज है। इसके अलावा स्टूडेंट्स नॉट ओवर लोडेड विथ ग्रामर रूल्स, यहाँ पर भी ग्रामर के रूल्स पर कोई ध्यान नहीं देता, यानी कि ग्रामर के रूल्स पर ध्यान किस मेथड में दिया जाता है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। बाकी और किसी भी मेथड में आप देखिए ग्रामर के रूल्स पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसी से सीखेंगे। डेवलप टेस्ट इन लिटरेचर, यानी कि ये लिटरेचर में बच्चों की रुचि उत्पन्न करता है, क्योंकि इसमें पढ़ने पर बहुत फोकस किया जाता है, तो बच्चों के अंदर साहित्य को पढ़ने की भावना भी आती है। इनहेंस वोकेबुलरी, बच्चे जो कि पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते उनकी जो वोकेबुलरी है, उनकी जो शब्दकोश की क्षमता है, यानी कि जो उनका शब्दकोश है वो भी बढ़ता है। नो टीचर रिक्वायर्ड, डॉक्टर वेस्ट मेथड में टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब देखिए इसकी डीमेरिट क्या है? इग्नोर स्पीकिंग राइटिंग एंड लिसनिंग, केवल और केवल रीडिंग पर ही फोकस किया जाएगा, केवल रीडिंग पर ही फोकस किया जाएगा, तो ये सब चीजें छूट जा रही है ना, तो ये क्या हो गया? डीमेरिट हो गया, यानी कि कमियां हो गई। इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इसे अगर हम अलग अलग देखते हैं, अगर हम केवल और केवल रीडिंग पर ही फोकस करते हैं, स्पीकिंग राइटिंग लिसनिंग पर नहीं फोकस करते हैं, तो इस तरीके से क्या होगा? ये पूरा बोरिंग बन जाएगा। आप देखिए ये पूरा बोरिंग हो जाएगा, केवल और केवल बच्चे पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, तो ये इस तरीके से ये इसका क्या हो गया? डीमेरिट हो गया। टीचर शुड रिक्वायर एक्सप्लेन सम मीनिंग्स, अगर किसी मीनिंग में बच्चा अटक गया या कहीं पर उसको समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज, तो वो पूछेगा किससे? किससे पूछेगा? जब टीचर ही नहीं है क्लास में या फिर टीचर की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर ये भी एक डीमेरिट है कि टीचर शुड रिक्वायर टू एक्सप्लेन सम मीनिंग, टीचर का होना जरूरी है क्लास में कुछ मीनिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस तरीके से ये पूरे आपके हो गए मेथड। अब यहाँ पर हम ग्रामर पढ़ लेते हैं थोड़ा। ग्रामर नाउन से ही हम स्टार्ट करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच से ही स्टार्ट करेंगे। तो नाउन की परिभाषा आप सभी लोगों को पता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। अब काइंड्स ऑफ नाउन हम देखेंगे। नाउन आपको पता है कि 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज द नेम कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास काइंड और ग्रुप। जैसे कि बॉय, कोई लड़का है तो लड़के नाम अलग अलग होते हैं, राम श्याम मोहन, लेकिन हम बोलेंगे क्या कि वो लड़के हैं।
ऐसे गर्ल गीता, सीता, मीना, रीता, ये सभी क्या लड़कियां हैं, लेकिन हम स्पेशली क्या यूज करते हैं उनके लिए, एक ही जाति का यूज करते हैं, वो है गर्ल। इसी प्रकार सिटी शहर, हम बहुत सारे शहरों को बोलते हैं, दिल्ली है, कलकत्ता है, चेन्नई है, ये सभी क्या है शहर हैं। बुक, रिवर, ईटीसी। इस तरीके से यहाँ पर कॉमन नाउन उन नाउन्स को कहते हैं जो कि सेम क्लास के होते हैं, एक ही जाति के होते हैं और वो पूरे अपनी जाति का बोध कराते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली। तो इस तरीके से ये सभी भी कॉमन नाउन में ही आएंगे। अब देखिए इसके बाद प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो होता है यहाँ पर आप देखिए, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर वस्तु के बारे में बात करता है। जैसे कि पर्टिकुलर पर्सन कोई अनिल है, पर्टिकुलर कोई वुमेन है या गर्ल है गीता, पर्टिकुलर कोई प्लेस है दिल्ली, पर्टिकुलर कोई नदी है गंगा। तो किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराते हैं, किसी विशेष स्थान का बोध कराते हैं, तो वैसे शब्द प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। अब कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन इज द कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, ग्रुप्स टुगेदर एज वन होल। जैसे कि आर्मी, आर्मी में क्या होता है? ढेर सारे लोगों का क्या होता है? एक समूह होता है। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। इसके बाद है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ गिवन टू अ मटेरियल नाउन्स। जैसे कि आयरन, वुड यानी कि लकड़ी, कॉटन, ग्लास, ये सभी क्या है? मटेरियल है। तो इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, आइडिया, फीलिंग, etc। यानी कि जैसे कि ऑनेस्टी ईमानदारी, ब्रेवरी बहादुरी, काइंडनेस दयालुता, ये सभी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये किसी की क्वालिटी यानी कि किसी का गुण बताते हैं, किसी की अवस्था बताते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन आपको पता है कि नाउन की जगह पर ही यूज होते हैं या नाउन की बजाय यूज होते हैं। तो प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की बजाय या नाउन की जगह पर ही यूज होने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि राधिका इज अब्सेंट। राधिका क्या है? अनुपस्थित है, बिकॉज सी इज इल। ये सी किसके लिए आया? क्योंकि वह बीमार है। तो ये जो सी है यही प्रोनाउन है। ये सी किसकी वजह से किसके लिए आया? राधिका के लिए आया ना। राधिका क्या है? बीमार है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो सी हो गया ये प्रोनाउन हो गया। अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब यू का योर्स, आई का माई सेल्फ, इस तरीके से। तो यू एक्सप्रेस योर सेल्फ वेरी नाइसली। इसके बाद है आई वॉश माई सेल्फ एज आई गेट अप इन द मॉर्निंग। इसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज अ मैंगो। तो ये किसी के और संकेत करने को ही क्या कहेंगे हम? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। दैट इज द ट्री, यहाँ पर दिस दैट की बात हुई, ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। विच इज योर पेन, और यहाँ पर हु इज देयर, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये सब जहां पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा वहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। इसके बाद पोसेसिव प्रोनाउन, यानी कि जहां पर अधिकार प्रकट होता हो, जैसे कि दिस हाउस इज माइन, यह घर मेरा है। तो ये जो माइन लगा है ये पोसेसिव प्रोनाउन है। दिस पेन इज योर्स, यह पेन तुम्हारा है। तो यहाँ पर भी क्या अधिकार बताया जा रहा है। तो ये जो योर्स प्रयोग हुआ ये पोसेसिव प्रोनाउन है। इसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? आई नो दैट बॉय हु गॉट द फर्स्ट प्राइज, यानी कि मैं उस लड़के को जानता हूं जिसने फर्स्ट प्राइज गेन किया है। तो ये हु किसके लिए आया? उस लड़के के लिए आया ना। दिस इज माई फ्रेंड हुज पेरेंट्स लिव इन अमेरिका, यानी कि यह मेरा वही फ्रेंड है जिसके हुज पेरेंट्स लिव इन अमेरिका। तो ये जो हु और हुज यूज हुआ है ये रिलेटिव प्रोनाउन को बताता है। इसके बाद है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। इसमें क्या होता है? आई माई सेल्फ लिफ्टेड द हैवी बॉक्स अलोन, यानी कि इसमें देखिए आई के तुरंत बाद माई सेल्फ आया है। यू डिड द होल वर्क योर सेल्फ, तो ये क्या हो गया? एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। तो इस तरीके से अब हम देखेंगे लास्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब आपने अभी देखा था, हिंदी में भी मैंने बताया था, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या था? 3 प्रकार का था, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सेम वही चीज है। प्रथम पुरुष मैं या मुझे, सेकंड पर्सन जिससे आप बात कर रहे हो तुम या तुमको, और थर्ड जिसकी बात हो रही है वह या उसको। वही चीज है सेम इंग्लिश में भी। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार का,
सिंगुलर में देखिए फर्स्ट पर्सन में मी, आई और मी, इसका अगर हम प्लूरल करेंगे तो वी और अस हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पर्सन है सिंगुलर में यू, योर्स, और इसका प्लूरल करेंगे तो योर, योर्स हो जाएगा। थर्ड पर्सन ही, हिम, हिज, सी, हर, इट, और इसका प्लूरल दे और देम। तो इस तरीके से ये आपने देखा, पूरे प्रोनाउन के प्रकार भी आपने देख लिया। अब यहाँ पर हम एडजेक्टिव देखेंगे, एडजेक्टिव की परिभाषा देखेंगे। An adjective describes or modifies noun or pronoun in a sentence. It normally indicates quality, size, shape and more about noun or pronoun. यानी कि ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो शब्द कहलाते हैं विशेषण। विशेषण शब्द किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, उसकी साइज बताते हैं, उसकी शेप बताते हैं, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो एडजेक्टिव वर्ड विशेषता बताते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल अ जेंटल मैन, यानी कि एक मैन है, मैन तो नाउन हो गया लेकिन वो क्या है, जेंटल है, तो ये जो जेंटल हो जाएगा ये हो जाएगा एडजेक्टिव। अ ग्रीन बलून, बैलून क्या है, बैलून कोई वस्तु है तो ये तो नाउन है, लेकिन इसके आगे क्या लगा, ग्रीन, उसकी क्वालिटी बताई गई तो ग्रीन क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव। एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट में ये जो ऑनेस्ट है ये उसकी ईमानदारी बता रहा है, किसकी, आदमी की, तो आदमी तो नाउन हो गया लेकिन ऑनेस्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। गुड, बैड, ब्यूटीफुल, मच, लिटिल, होल, एवरी, ये सभी क्या है, एडजेक्टिव है। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं? An adverb is a word which generally qualifies a verb, an adjective or another adverb, but it also qualifies sentence or any part of speech except noun and a pronoun। यानी कि यहाँ पर कहा गया जो एडवर्ब होते हैं ये वर्ब की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताते हैं, इसीलिए इन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। साथ ही एडजेक्टिव विशेषण की भी विशेषता बताते हैं और इसके अलावा किसी एडवर्ब की भी विशेषता बताते हैं, यानी कि ये सभी की विशेषता बताते हैं केवल नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके। जैसे कि सी सिंग्स स्वीट, वह गाती है, सी सिंग्स स्वीट, यानी कि वह गाती है अच्छा। तो ये जो वह गाती है लेकिन कैसा गाती है, गाना क्या हो गया, सिंग्स, गाना मतलब ये हो गया क्रिया वर्ब, लेकिन कैसा गाती है, स्वीट गाती है, तो ये गाने का क्या हो गया, तारीफ करना हो गया ना, तो इसीलिए स्वीट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ही स्पीक्स फ्लुएंटली, वह बोलता है, तो बोलना क्या हो गया, वर्ब हो गया, लेकिन कैसे बोलता है, फ्लुएंटली, बहुत ही अच्छे से बोलता है, फ्लो में बोलता है, तो ये जो फ्लो हो गया या फ्लुएंटली हो गया ये एडवर्ब हो गया। अ हॉर्स कैन रन वेरी फास्ट, हॉर्स कैन रन मतलब हॉर्स तो दौड़ता है, ये घोड़ा तो दौड़ता है, लेकिन कैसे, वेरी फास्ट, ये जो फास्ट यूज हुआ ये हो गया एडवर्ब। तो इस तरीके से क्रिया की विशेषता बताने वाले, विशेषण की विशेषता बताने वाले वर्ड्स ही क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। अब यहाँ पर हम जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे ये जितने भी चैप्टर्स मैं पढ़ा रही हूँ ऑलरेडी मैंने सभी चैप्टर्स को सेपरेट पढ़ा दिया है, लेकिन आप लोगों के कहने पर एक पूरा होल वीडियो में बना रही हूँ जिसमें मैं सभी अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, हर एक चैप्टर को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो चलिए आर्टिकल भी हम देख लेते हैं, इसको भी मैंने पूरा ऑलरेडी पढ़ाया है आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल इन इंग्लिश लैंग्वेज। कौन कौन से? डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट में द है और इनडेफिनिट में ए और एन है, आपको पता भी है, ऑलरेडी मैंने बताया भी है। तो ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट, एन का प्रयोग वोवेल के साथ और द का प्रयोग डेफिनिट वस्तुओं के साथ करते हैं। तो सबसे पहले हम ए का प्रयोग यहाँ पर हम देखेंगे। आपको ये सब रूल्स ऑलरेडी पता ही है, जैसे कि ए गर्ल, ए कैट, ए हाउस, ए स्कूल। ऐसे ही एन के साथ एन एप्पल, एन एंकल, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, ये सभी चीजें, ये हो गया सिंपल रूल जो होता है जनरली। लेकिन अगर कहीं पर अगर कॉन्सोनेंट के पहले भी ए आता है, इसका मतलब ए यूनियन, यू, यह क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, यह क्या है, व्यंजन है, आपको पता है। तो व्यंजन के आगे क्या लगेगा, ए ही लगेगा। तो आप बोल के देखिएगा, ए यूनिवर्सिटी, यू क्या है, यू के आगे अगर देखा जाए तो एन लगना चाहिए था, क्यों नहीं लगा, क्योंकि इसका जो उच्चारण है यूनिवर्सिटी का वो य से हो रहा है, यह क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन के आगे कॉन्सोनेंट के आगे ए लगेगा। ए यूनिट, यह आ रहा है इसमें भी, इसलिए इसके आगे भी ए लगेगा। ए यूरोपियन, यहाँ पर भी यू आ रहा है, तो इसलिए इन सभी के आगे ए लगा है।
तो आपको ए ई आई ओ यू को ही केवल ध्यान नहीं देना है, आपको उच्चारण पर ही ध्यान देना है। अगर उच्चारण व्यंजन से हो रहा है तो उसके आगे ए ही लगेगा, एन नहीं लगेगा। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखिए एन ऑनेस्ट, एन ऑनरेबल, एन एम एन एमएलए, एन एमपी, एन एसपी। तो यहाँ पर आप देखिए क्यों लगा है, क्योंकि ऑनेस्ट आ रहा है, आ क्या है, स्वर है, तो स्वर के आगे क्या लगेगा, एन ही लगेगा ना। तो यहाँ पर भी दोस्तों, यहाँ पर भी वही चीज है कि अगर व्यंजन आ रहा है तो व्यंजन के आगे ए ही तो लगेगा, कॉन्सोनेंट के आगे क्या लगेगा, ए ही तो लगेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए एन ऑनरेबल, यहाँ पर भी आ रहा है, एन एम ए आ रहा है तो ए एम ए, इस तरीके से ए क्या है, ये क्या है, ये भी स्वर है। इसी प्रकार एमएलए, एमएलए, एमपी, तो एमपी, तो इस तरीके से जहां पर भी स्वर से अगर उच्चारण होगा तो उसके आगे एन लगेगा, व्यंजन से उच्चारण होगा तो उसके आगे ए लगेगा, यही आपको याद रखना है। तो आपका ए एन जो है ये गलत नहीं होगा कभी। और यहाँ पर आप देखिए द का यूज पर्टिकुलर चीजों के लिए किया जाता है जो यूनिक होती है, जैसे कि द अर्थ, द मून, ये सब क्या अपने आप में यूनिक है। द किंग, द प्रिंसिपल, द अमेरिका, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द इंडिपेंडेंस डे, यानी कि किसी खास दिन पर भी हम उसके आगे भी द का प्रयोग करेंगे, किसी खास धर्म के आगे भी द का प्रयोग करेंगे, किसी खास काव्य या किताब के आगे, यानी कि जो किसी धार्मिक किताब जैसे कि रामायण, द बाइबल, किसी खास बिल्डिंग या किसी खास इमारत के सामने द ताजमहल, द रेड फोर्ट, इसके आगे क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे। तो इस तरीके से ए एन और द का यूज आपने समझ लिया। अब जो एग्जाम में आप लोगों के लगातार पूछा गया है नेम ऑफ मंथ्स, पूछा गया था कि 10वां महीना कौन सा होता है, तो 10वां महीना क्या होता है, अक्टूबर होता है, आपको पता है। अगर 7वां पूछ लेगा तो 7वां जुलाई होता है, 9वां पूछ लेगा तो 9वां क्या होता है, सितंबर होता है, 12वां पूछ लेगा तो 12वां क्या होता है, दिसंबर होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा। और बार बार दोस्तों फरवरी बहुत पूछता है, क्योंकि फरवरी की स्पेलिंग बच्चे गलत कर देते हैं। तो FEBRUARY, फेब्रवरी, इस तरीके से इसको बोलते हैं, तो इसकी स्पेलिंग आप याद रखिएगा। तो ये एग्जाम में पूछा गया है, इसको बहुत हल्के मत लीजिए, बहुत ही आसानी से 1 नंबर आपको मिल सकता है। इसके बाद नेम ऑफ वीक या डेज नेम में देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। बार बार एग्जाम में पूछा है कि फ्राइडे इज द विच डे ऑफ वीक, यानी कि वीक का कौन सा डे है, फ्राइडे। तो फ्राइडे 6 डे कैसे, क्योंकि इंग्लिश में हम संडे से जोड़ते हैं। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक, मंडे इज द सेकेंड, ट्यूजडे इज द थर्ड, वेडनेसडे इज द फोर्थ, थर्सडे इज द फिफ्थ, फ्राइडे इज द सिक्स्थ एंड सैटरडे इज द 7th डे। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। इसका पीडीएफ ऑलरेडी मैं फ्री पीडीएफ आप लोगों को दूंगी टेलीग्राम पर। बस दोस्तों प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो। मैंने सभी विषयों को इस तरीके से पढ़ाया है और सभी विषयों को आप लोगों ने पसंद भी किया है, तो प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में भी एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक्टिव वॉइस देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, मुख्य होता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट मुख्य होता है। एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। आपको पता है कि एक्टिव से पैसिव बनाने में सबसे पहला रूल यही होता है कि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आ जाता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट आ जाता है। जैसे कि सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। तो यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर ये जो सीता है ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगी और जो ऑब्जेक्ट है सॉन्ग ये सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए अ सॉन्ग इज संग बाय सीता। अब संग क्यों आया, क्योंकि जो एक्टिव से पैसिव जब हम बनाते हैं, जब हम पैसिव में बनाते हैं तो पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई हमेशा यूज होगा। इसको आप लोग अच्छे से समझ जाइए क्योंकि ये आप लोग के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग होगा। तो अ सॉन्ग इज संग बाई सीता, सीता सिंग्स ए सॉन्ग का हो जाएगा अ सॉन्ग इज संग बाई सीता। अब देखिए सहायक क्रिया विल, शैल, कैन, मे के साथ बी का भी प्रयोग करना है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए रूल्स हैं एक्टिव से पैसिव बनाने में। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। यहाँ पर भी वही रूल है सेम। तो इंडिफिनिट टेंस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस में इस तरीके से रूल होगा, और इसको जब मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए, जो गोपाल बाइज अ बुक, गोपाल ने एक बुक खरीदी। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो अ बुक इज बॉट बाई गोपाल। गोपाल कहाँ पर आ गया? ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया। और अ बुक जो कि यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया। तो इस तरीके से रमा बीट्स हिम, तो ही इज बीटेन बाई रमा। इसके बाद ही डज नॉट राइट अ लेटर, तो अ लेटर इज नॉट रिटन बाई हिम। इज क्यों लगा? अ लेटर के बाद क्या लगेगा? इज एम आर में क्या लगेगा? इज ही लगेगा, क्योंकि एक लेटर है, इसका मतलब सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में हम देखेंगे यू रोट अ लेटर, तो अ लेटर क्या आएगा? सबसे पहले आएगा अ लेटर, फिर अ लेटर क्या है? इसके साथ वर लगेगा या फिर वर लगेगा? वाज लगेगा। वाज फिर रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, फिर उसके बाद यू का यू ही रहेगा। तो अ लेटर वॉज रिटन बाई यू। फिर है दे एट सम एप्पल्स, उन्होंने कुछ एप्पल खाए, तो सम एप्पल्स वर ईटन बाई देम। उसके बाद फ्यूचर टेंस हम देखेंगे दे विल प्ले अ गेम, तो अ गेम विल बी प्लेड बाई देम। विल के साथ बी आएगा, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस का रूल होता है। सेल के साथ भी बी आएगा। इसके बाद माई मदर विल लव मी, तो आई सेल बी लव्ड बाई माई मदर। आई के साथ क्या लगता है? सेल लगता है ना। उसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, उसके बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसकी जगह पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आ जाएगा वही सब्जेक्ट। इसके बाद एक्टिव से पैसिव बनाने पर कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं। आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, सी का हर, दे समवन एवरीवन का देम हो जाता है, एनीवन को हटा देते हैं, और कोई भी नाउन ज्यों का त्यों ही रहता है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखिए, कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, और ये इज एम आर के साथ बीइंग लगेगा। जब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस को चेंज करते हैं पैसिव में, तो इज एम आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। और इसी प्रकार से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वाज वर्ब के साथ प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस केवल बीइंग आपको याद रखना है, बाकी सारा रूल इंडिफिनिट की तरह ही है। तो यहाँ पर आप देखिए अ चाइल्ड इज ईटिंग अ बनाना, तो अ बनाना इज बीइंग ईटन बाई चाइल्ड, क्योंकि बीइंग लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। द गर्ल इज क्लीनिंग द cups are being cleaned by the girl. The teacher is teaching us, we are being taught by teacher। इसके बाद देखिए चौथा है A cat was catching a rat, a rat was being caught by the cat। यानी कि रैट कैसे पकड़ा गया? किसके द्वारा? कैट के द्वारा पकड़ा गया। इसके बाद he was learning words, तो words were being learned by him। इसके बाद आप देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे चेंज होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज एम आर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये अभी आपने देखा कि किस तरीके से चेंज हुआ है, यही मैंने भी आपको बताया है कि कैसे इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वाज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म किस में चेंज हो जाएगा? वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब परफेक्ट टेंस कैसे चेंज होता है? देखिए परफेक्ट टेंस में हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब हैज हैव के साथ बीन आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बस सिंपल सा। यही आपको हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी पता ही है, बस इसमें बीन आ जाएगा, एक हैज हैव के साथ बीन। और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखिए शैल हैव विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, शैल हैव बीन विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए हम बनाते हैं एक्टिव से पैसिव। अ प्यून हैज रंग द बेल, तो ये हो जाएगा द बेल हैज बीन रंग बाय द प्यून, हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद बाई, फिर समवन हैज स्टॉलन माई बुक्स, तो माई बुक्स, माई बुक, दोस्तों बुक्स नहीं बुक होगा, माई बुक हैज बीन स्टॉलन बाई समवन। इसके बाद वी हैड डन दिस वर्क,
दिस वर्क हैड बीन डन बाई अस। इसके बाद है he had learnt these words, तो these words had been learnt by him। आप यहाँ पर देखिए हैड का प्रयोग, हैड सेम का सेम है, बस हैड के साथ बीन आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती ही है और उसके साथ बाई आता ही है। तो ऑलरेडी आपको पता है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई आता है, और चूंकि ये परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में हैड लगता है, हैड अपनी जगह पर है और उसके साथ बीन आ गया, बस क्या आ गया है, बीन आ गया है, किसमें, परफेक्ट टेंस में। अब देखिए आई शैल हैव टॉट दिस लेसन, तो दिस लेसन विल हैव बीन टॉट बाय मी, क्योंकि ये किसमें है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। फिर है दे विल हैव कॉल्ड मी, तो मी का आ जाएगा आई शैल हैव बीन कॉल्ड बाय। दोस्तों जितने टेंस यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, इन्हीं 8 टेंस का आपने अभी देखा है एक्टिव से पैसिव, इन्हीं 8 टेंस का एक्टिव से पैसिव बनता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये पूरा मैंने अभी आज से 2 दिन पहले पढ़ाया है, आप में से मैक्सिमम प्रशिक्षु ने इसको पढ़ लिया है, तो उम्मीद करती हूँ ये पूरा आपने अच्छे से पढ़ा होगा। एक बार फिर से मैं जल्दी इसको रिवाइज कर देती हूँ ताकि आप लोगों का ये भी तैयार हो जाए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर वन हु नोज 2 लैंग्वेज, यानी कि वह व्यक्ति जो 2 लैंग्वेज यूज करता है, 2 लैंग्वेज बोलना जानता है, वो बाइलिंगुअल कहलाएगा। वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, जो बहुत सारे लैंग्वेज को जानता है, वो लिंग्विस्टिक कहलाएगा, लिंग्विस्ट कहलाएगा। अ मैच इन विच अनादर पार्टी विंस, यानी कि एक मैच ऐसा जिसमें कोई भी पार्टी जीती नहीं, तो इसे हम कहेंगे ड्रॉ हो गया मैच या ड्रॉन। इसके बाद वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, यानी कि वह व्यक्ति जो पढ़ लिख नहीं सकता है, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, उसे हम इलिटरेट कहते हैं, और जिसे पढ़ना लिखना आता है उसे लिटरेट कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। वन हु बिलीव्स इन फेट, यानी कि वह व्यक्ति जो भाग में विश्वास रखता है, उसे कहते हैं फैटलिस्ट। अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो आपको पता है वह शासन जो जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए होता है, वह डेमोक्रेसी कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है अ फ्लेश ईटिंग एनिमल, वह एनिमल यानी कि वह जानवर जो मांस खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कार्निवोरस कहलाते हैं। 8वां है अ ग्रास ईटिंग एनिमल, वह एनिमल जो घास खाते हैं, ऐसे जानवर जो घास खाते हैं उन्हें हम कहते हैं हार्बिवोरस। इसके बाद है विच इज अगेंस्ट लॉ, यानी कि वह जो लॉ के अगेंस्ट है वो क्या कहलाता है, इलीगल, यानी कि जो लीगल नहीं है वह क्या कहलाएगा, इलीगल ही कहलाएगा। मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग, किसी भी आदमी की हत्या क्या कहलाती है, होमिसाइड। किसी मर्डर ऑफ सेल्फ यानी कि खुद की हत्या, सुसाइड यानी कि आत्महत्या। मर्डर ऑफ मदर यानी कि मदर यानी कि माँ की हत्या क्या कहलाती है, मैट्रिसाइड। मर्डर ऑफ फादर, फादर की हत्या, फैट्रिसाइड। दोस्तों यहाँ पर फैट्रिसाइड हो गया था जिसे हम कहते हैं ब्रदर की हत्या, तो यहाँ पर सही हो गया है, तो इसको आप पैट्रिसाइड कर लीजिएगा। जिन भी प्रशिक्षु ने उस वीडियो को पढ़ा है इसको आप सही कर लीजिएगा। पैट्रिसाइड होता है फादर की हत्या, और फैट्रिसाइड जो यहाँ पर था वो होता है ब्रदर की हत्या। इसके बाद मर्डर ऑफ द किंग, रेजिसाइड। इसके बाद है लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि किसी ने अगर अपने जीवन की पूरी आत्मकथा खुद लिखी है तो उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा। और अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, यानी किसी और ने अगर लिखी है किसी के जीवन के बारे में कोई किताब, तो वो बायोग्राफी होगी। इसके बाद आर्टिकल सेंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, अगर हम अपने देश से कोई सामान किसी और देश में भेज रहे हैं तो वो होगा एक्सपोर्ट करना, यानी कि निर्यात करना। और अगर कोई चीज मंगा रहे हैं तो उसे हम कहेंगे आयात करना या इंपोर्ट करना। तो इसके बाद 18वां है और गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, इसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, ऑलरेडी आपने देखा भी। स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल की स्टडी को हम क्या कहते हैं, जानवरों की स्टडी को हम जूलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की स्टडी को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। इसके बाद है वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, यानी कि वह व्यक्ति जो किसी के बिहाफ पे बोलता है वो होता है स्पोक्समैन या स्पोक पर्सन। बुक विदाउट द नेम ऑफ ऑथर, ऐसी बुक जिसका कोई आथर ना हो या जिसका कोई आथर अज्ञात हो तो उसे हम कहते हैं एनोनिमस, यानी कि अज्ञात। इसके बाद द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, साइंस ऑफ वेजिटेबल, यानी कि सब्जियों का विज्ञान, या फिर ये कह सकते हैं वनस्पति विज्ञान, हम किसे कहते हैं, बॉटनी को कहते हैं। समवन हु परचेज अ स्टडी और स्पोर्ट एज अ पास टाइम, यानी कि ऐसा जिसने कभी स्टडी को या स्पोर्ट को कभी शौक के रूप में रखा हो या फिर कभी उसने इसे पास टाइम में शौक के रूप में किया हो, तो इसे हम कहते हैं एमाच्योर।
इसके बाद अ गैदरिंग ऑफ स्पेक्टेटर्स और लिसनर एट अ परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस कोई हो रही है उसको बैठ करके जो बहुत सारे लोगों की गैदरिंग होती है, बैठ के लोग देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? उन लोगों को ऑडियंस कहते हैं। लिस्ट ऑफ बुक्स, बुक्स की लिस्ट को हम क्या कहेंगे? कैटलॉग कहेंगे। वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड, उसे क्या कहेंगे? ऐसा वर्क, ऐसा काम जिसके लिए कोई सैलरी नहीं मिलती, उसे हम कहते हैं ओनोरेरी। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, जो व्यक्ति मैनकाइंड यानी कि मानवता से घृणा करता है, उसे क्या कहते हैं? मिसैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, उसे क्या कहेंगे हम? जर्मिसाइड कहेंगे। ऐसा मेडिसिन जो जर्म्स को किल करता हो, कीटाणु को मारता हो। इसके बाद विच कैन नॉट बी करेक्टेड, उसे क्या कहेंगे हम? इनकरेजिबल कहेंगे। दैट कैन नॉट बी कनक्योर्ड, उसे हम कहेंगे अनकनक्योरेबल। इसके बाद है अ पर्सन अनेबल टू पे डेबिट्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो उधार चुकाने में असमर्थ, उसे हम कहेंगे इंसॉल्वेंट। तो इस तरीके से आपने सभी को पढ़ लिया, सभी को देख लिया, और उम्मीद करती हूँ कि आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे और आपने इस पूरे विषय को अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। और उम्मीद करती हूँ कि अब आपके अंदर जो इंग्लिश का डर या भय है वो समाप्त हो गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स तो आप लोग जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक और आपके कमेंट्स का वेट रहता है। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स को, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर भी आपको लगे इस वीडियो की जरूरत है, प्लीज आप लोग शेयर कर दें। अगर आप लोग थोड़ा सा भी मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, क्योंकि ये मेहनत मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए की है। आप लोग के कहने पर मैं जितना टोटल सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाई हूँ, सभी विषयों का मैंने एक ही वीडियो में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया। तो प्लीज आप लोग सभी वीडियोस को देखिए। आपको सभी विषयों की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं दे देती हूँ। और यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगा, आई बटन पर भी क्लिक करके आप जितने भी वीडियोस हमने बनाई हैं सेकेंड सेमेस्टर की, हर एक विषय के हर एक वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें आप लोगों को पढ़ाई हैं। अब कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने। आप लोगों के सभी विषयों के हैंड रिटन नोट्स पहले ही पढ़ा चुकी हूँ मैं। हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से ही आपकी सभी क्लासेस ली। उसके बाद सभी विषयों के राजन सीरीज को पढ़ाया, पवन सीरीज को पढ़ाया, सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाया, सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए चैप्टर वाइज। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 साल के करवाए हैं। अगर 5 साल के पेपर अगर आप तैयार करके अच्छे से चले जाते हैं, तो आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में बहुत अच्छे नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। इतना ज्यादा कंटेंट मैंने पढ़ा दिया, और सबसे बड़ी चीज कि हर एक विषय को एक ही वीडियो में कवर कर दिया मैंने, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो अगर आप सभी विषयों को, जैसे मैंने यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाया, ऐसे मैंने आप लोग का फर्स्ट पेपर पढ़ाया है, सेकंड पेपर पढ़ाया है, थर्ड पेपर, फिफ्थ पेपर, सिक्स पेपर, सभी पेपर्स को इस तरीके से पढ़ाया है। तो अगर आपने अभी अच्छी तैयारी नहीं की है, तो आप इन वीडियो से भी बहुत बहुत अच्छी तैयारी अपने एग्जाम की कर सकते हैं, और एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इतना मैंने बता दिया कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है। अब ऐसा कुछ नहीं बचा है जो आप कह सकते हैं कि मैम आपने ये नहीं पढ़ाया है, क्योंकि इतना ज्यादा मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को कि अगर कोई भी बच्चा मेरे चैनल से सभी वीडियोस को पढ़ करके चला जाता है, तो वो बहुत बहुत अच्छे नंबर लाने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, बहुत सारी चीजें जो मैंने पढ़ाई हैं वो भी समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि और भी कुछ अगर आपको रह गया है जानना, या अगर आपको लगता है कि और भी कुछ चीजें आपको कंफ्यूज कर रही हैं, तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो दोस्तों। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पूरा एकदम अपना जितना हो सकता है, मैंने जितना एफर्ट हो सकता है उतना एफर्ट मैंने डाल दिया है आप लोगों की तैयारी के लिए, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आए। और आप लोग के लिए जो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, वो मेहनत भी तभी सफल होगी जब आप लोग भी मेहनत करोगे, क्योंकि इतना लिखना, लिख लिख करके हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाना सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ये मेहनत की है दोस्तों। और हर एक विषय का फ्री पीडीएफ हम दे रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि हमारे लिए आपकी पढ़ाई बहुत जरूरी है, आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाओ ये बहुत जरूरी है। तो आपको हर विषय की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। तो टेलीग्राम को अगर आपने भी ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर हर एक विषय की हर एक वीडियो बिल्कुल फ्री मिल रही है, हर एक वीडियो की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है। तो अगर आपने इतनी सारी मेहनत को सपोर्ट करना है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप लोगों के लिए इतना किया, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस आती हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए, और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों एक बार फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों को कहीं भी अभी भी अगर कोई दिक्कत है, या अगर आप लोग अभी भी किसी चीज पर और वीडियो चाहते हैं, तो आप लोग बताइए। आप लोग की सभी समस्याओं का समाधान हम करेंगे, और सभी वीडियोस को, ऐसे ही सभी सब्जेक्ट की वीडियोस को और
किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो आप पूछिए, उसकी भी वीडियोस हम आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि जितना कंटेंट हमने पढ़ाया है आपको सभी समझ में आ रहे होंगे और सभी को आप पढ़ करके एग्जाम के लिए अच्छे से जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना भूल गई आप लोगों को, और वो है कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है। एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है इसकी वीडियो आप लोग जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में अब केवल 3 से 4 दिन बचे हुए हैं आपके। तो एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है ये मत भूलिएगा आप लोग। वो वीडियो देख करके अगर आप नहीं जाओगे तो आप अपना ही लॉस करोगे। तो वो वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, उसको आप जरूर देखिएगा। और अगर आपको एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट नंबर लाने हैं तो आपको उसको देखना ही पड़ेगा। और चूंकि मैंने इतना पढ़ा दिया है तो एग्जाम में बेस्ट नंबर तो वैसे भी आने वाले हैं, और आपको अगर टॉप करना है तो टॉप करने के लिए आपको एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है ये वीडियो हमारी देखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा और इंग्लिश विषय का भी डर अब खत्म हो गया होगा। और दोस्तों एक चीज और आप लोगों को बतानी है, इंग्लिश की मैंने 10 क्लासेस ऐसी ली हैं जो आप लोगों के लिए देखना बहुत जरूरी है। 10 आपको 10 क्लासेस में टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसका पीडीएफ भी मैंने दे दिया है टेलीग्राम पर। तो ये जो 100 क्वेश्चन है ये आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। उसको मैंने 10 क्लास पढ़ाया है, उसमें आप लोगों के 100 क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है। तो आप लोग उसको भी देख करके जाइएगा। ये भी बताना आप लोगों को बहुत जरूरी था। आपको इंग्लिश विषय की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दूंगी मैं आज, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए और इन सभी का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। आप लोग की बेस्ट तैयारी करवाना हमारी जिम्मेदारी है, और आप लोग के सभी विषय अगर आप हमारे चैनल से पढ़ करके जाते हैं तो आप लोगों को अच्छे से अच्छा स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया होगा और आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे, सभी वीडियोस को देखते रहेंगे और लगातार ऐसे ही अपना भरोसा और विश्वास हमारे चैनल से बनाए रखेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।